आज हम कैपिटल गेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इस हेड के अंदर कौन सी इनकम आती है, कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे टैक्सेबल होती है, हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन 45 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज क्या बताता है? बेसिस ऑफ चार्ज बेसिकली यही बताता है कि इस हेड में कैसे इनकम चार्जेबल होगी, कौन सी इनकम चार्जेबल होगी, इस हेड में इनकम को चार्जेबल करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो कंडीशन है इसकी वो ये है कि देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। अब ना ये जो टर्म है ना कैपिटल एसेट, इसकी पूरी डेफिनेशन है जो हम पढ़ने जाएंगे। इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, वी विल स्टडी दिस आफ्टर सम टाइम। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई ये जो है कैपिटल एसेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन पे आ जाइए कि ये जो कैपिटल एसेट है ना, इट इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी। ये एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का भी जो मीनिंग है ना बहुत वाइड है। ट्रांसफर का मीनिंग भी बहुत वाइड है, डिटेल में समझेंगे इसको भी हम। फिर जो ये ट्रांसफर हुआ है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर में हुआ। ये तो बहुत आसान सी चीज है भी, अपने साल में प्रीवियस ईयर 15-16 में ट्रांसफर हुआ है। अगर जैसे आपके ऊपर आप असेसमेंट ईयर 16-17 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 15-16 में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस ट्रांसफर की वजह से कोई प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ है। प्रॉफिट और गेन अराइजेस as a result of this transfer। जो फिफ्थ कंडीशन है ना वो हम बाद में करेंगे, या मैं आपको बता देती हूँ या आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल लास्ट में आती है इस कंडीशन में जो सेक्शंस है ना वो बिल्कुल लास्ट में पता चलता है। सच प्रॉफिट और गेन्स, ये जो प्रॉफिट या गेन है जो आपने कंप्यूट किया, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA एंड 54GB। जी हाँ, ये सारे के सारे सेक्शंस आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ते हैं। ये सेक्शन जो है वो एग्जेम्पशन होती हैं, ये बेसिकली एग्जेम्पशन आपको मिलती है कैपिटल गेन। और ये सारे सेक्शंस आप एक एक करके इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होती है, फिर ट्रांसफर क्या होता है, उसके बाद हम आगे की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि भाई कैपिटल एसेट होनी चाहिए। फिर वो कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर किया हो। ट्रांसफर कब किया हो? अपने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया हो जिसकी आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो ट्रांसफर करने से आपका है कोई प्रॉफिट या गेन हुआ है, और ये जो प्रॉफिट या गेन है ना ये इन सेक्शंस में टैक्सेबल है, सॉरी एग्जेम्प्ट नहीं है, इन सेक्शंस में एग्जेम्प्ट नहीं है। तो अब ये लिख लीजिए, फिर हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन समझेंगे। कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये लिख लीजिए। चलिए, अब आपका आता है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन किया गया।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट क्या होता है बेसिकली? कैपिटल एसेट कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिर चाहे ये फिक्स्ड हो या सर्कुलेटिंग हो या टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये जो प्रॉपर्टी है आप होल्ड करते हो, ये चाहे फिक्स्ड है, चाहे सर्कुलेटिंग है, चाहे टैंजिबल है, चाहे इनटैंजिबल है, चाहे मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट बोलेंगे। इसके अलावा ये और क्या इंक्लूड करती है टर्म? इसके अलावा देखो, आप किसी भी इंडियन कंपनी में राइट्स होल्ड करते हैं। किस तरीके के राइट्स? राइट्स मैनेजमेंट के राइट, कंट्रोल के राइट, किसी भी तरीके की राइट आप इंडियन कंपनी में होल्ड करते हो, तो वो भी आपका कैपिटल एसेट में आएगा। आप कौन हो? आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। आपने सिक्योरिटीज होल्ड कर रखी हैं और वो आपने सेबी के रेगुलेशंस के अंडर ही इन्वेस्ट की है, उनमें आपने सेबी के रेगुलेशंस के अंडर ही इन्वेस्ट किया है इन सिक्योरिटीज में। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं वो आपकी क्या होंगी? कैपिटल एसेट होंगी। क्या होंगी? कैपिटल एसेट होंगी। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी चाहे आपके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी क्या होगी? कैपिटल एसेट होगी। तो पहले तो हमने ये बोला भाई कैपिटल एसेट में कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे सर्कुलेटिंग हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टैंजिबल हो, चाहे इनटैंजिबल हो। इसके अलावा अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इट इंक्लूड्स राइट्स इन और इन रिलेशन टू an Indian company including rights of management or control or any other rights whatsoever। तो इंडियन कंपनी के रिलेशन में आप मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, या इंडियन कंपनी के अंदर आप मैनेजमेंट कंट्रोल का राइट होल्ड करते हो या कोई भी और राइट होल्ड करते हो, तो जो राइट है ना वो भी कैपिटल एसेट ही होगा। अच्छा, फिर कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by an assessee whether or not connected with his business or profession। तो आप कौन? अब assessee, आप एक प्रॉपर्टी होल्ड करते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो भी वो कैपिटल एसेट है। प्रॉपर्टी बोले तो कोई फिक्स एसेट है, कोई बिल्डिंग है जो आप होल्ड करते हो, वो आप बिजनेस में नहीं यूज करते, ऐसी पड़ी है, आपने बेच दी क्यों, तो क्या वो कैपिटल एसेट हो गई? हाँ, वो कैपिटल एसेट है। तो क्या हुआ अगर ये बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है? तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इफ यू आर होल्डिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, whether or not it is connected to your business or profession, it is a capital asset। ओके, फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई आप कौन हो? आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
which has invested in such securities in accordance with regulations of सेबी एक्ट। तो सेबी के एक्ट के अंदर जो भी रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपने इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। और आप कौन हो? आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हो। तो ये सिक्योरिटीज है ना, ये आपकी कैपिटल एसेट है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने बेसिस ऑफ चार्ज में ये पढ़ा कि भाई 5 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, फिर इनकम इस हेड में आ जाएगी। कैपिटल एसेट हो, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया हो, ट्रांसफर कब किया हो? अपने प्रीवियस ईयर में जिसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। इस ट्रांसफर से प्रॉफिट या गेन अराइज हुआ, ये प्रॉफिट या गेन जो है ये इन सेक्शंस में एग्जेम्प्ट नहीं है। कैपिटल एसेट बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी फिक्स्ड हो, चाहे सर्कुलेटिंग हो, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टैंजिबल हो, चाहे इंटैंजिबल हो, आप उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट बोलेंगे। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है इसके अलावा? आप इंडियन कंपनी में, किसी भी इंडियन कंपनी में कोई भी राइट होल्ड करते हैं, चाहे वो राइट मैनेजमेंट का हो, चाहे उसको कंट्रोल करने का हो, चाहे कोई भी राइट, तो वो क्या है? वो कैपिटल एसेट है। आप कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है चाहे नहीं, वो प्रॉपर्टी क्या है? आपकी कैपिटल एसेट है। आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, ये सिक्योरिटीज जो है इनमें आपने सेबी एक्ट के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही इन्वेस्ट किया है, तो ये सिक्योरिटीज आपकी क्या है? कैपिटल एसेट है। तो ये तो बात हो गई भी कैपिटल एसेट को 2 सबसेक्शन 14 ने डिफाइन कैसे किया, इसमें क्या इंक्लूड होता है। अब हमको हमारे लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि भाई नेगेटिव लिस्ट क्या है। ये जो इंक्लूजन आपने पढ़ा ये क्या है? एक तरीके से आपकी पॉजिटिव लिस्ट है, ये चीजें इंक्लूडेड है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ेंगे कि कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। चलिए आप ये लिख लीजिए, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद हम नेगेटिव लिस्ट पढ़ेंगे। तो अब हम नेगेटिव लिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल एसेट की। नेगेटिव लिस्ट का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट का मीनिंग ये है कि ये चीजें जो है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी, बस इतना से तो मीनिंग है। सबसे पहली चीज तो इसमें आती है स्टॉक एंड ट्रेड। आप बिजनेस करते हैं, सपोज करो आप शूज बेचने का बिजनेस करते हो, ये जो शूज बेच रहे हो ना, जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। अच्छा, इसमें क्या एक्सक्लूडेड है? ये जो सिक्योरिटीज है ना, ये इस स्टॉक एंड ट्रेड में एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये तो ऊपर ही मेंशन कर दिया मैंने कि भाई ये सिक्योरिटीज तो कैपिटल एसेट होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो अदर देन सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन पार्ट 3 अबव। समझ आया? तो स्टॉक इन ट्रेड, जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उस स्टॉक को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। फिर आ गई आपकी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स आपका वियर एंड अपैरल या आपका फर्नीचर, ये जो है ना, ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे। बेसिकली पर्सनल इफेक्ट्स एक तरीके से मूवेबल एसेट्स हो जाते हैं। जो आपके पर्सनल इफेक्ट्स हैं उसको आप कैपिटल एसेट नहीं बोलते। कुछ चीजें हैं जो इन पर्सनल इफेक्ट्स में एक्सक्लूडेड है, यानी कि ये जो कुछ आपकी एक्सेप्शन है ना, इनको आप पर्सनल इफेक्ट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये कैपिटल एसेट ही कहलाएंगे। ये एक्सेप्शंस क्या है जरा पढ़ते हैं। एक्सेप्शंस, सबसे पहली एक्सेप्शन है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस,
पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। अब ये जो है ना, ये आपकी है तो मूवेबल एसेट्स ही, मगर ये आपके कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। समझ आया? तो पहली थी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का यह मतलब होता है कि भाई जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसको आप कैपिटल एसेट नहीं बोलोगे। इसकी एक एक्सेप्शन थी कि वो सिक्योरिटीज, आप FII हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, तो आपने सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करते करते ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, ये सिक्योरिटीज आपकी कैपिटल एसेट है। फिर पर्सनल इफेक्ट्स, वो मूवेबल एसेट्स जो आपके पर्सनल इफेक्ट्स है वो कैपिटल एसेट नहीं होंगे, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर। इसका आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हो, वियरिंग एपरल या फर्नीचर, ये जो है ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है। हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द ओनर और एनी फैमिली मेंबर, any member of his family dependent upon him, dependent upon him। तो अब फिर से मेरी बात को सुनेंगे कि पर्सनल इफेक्ट्स वो मूवेबल एसेट्स होते हैं, पर्सनल से पता चल रहा है किस चीज में यूज होते हैं भाई, आपके पर्सनल यूज के लिए आपने होल्ड किए हुए हैं। आप कौन? आप या तो ओनर या आप ओनर के कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर हो जो ओनर पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो अगर आप ओनर हो और आपने कुछ पर्सनल इफेक्ट्स जो है होल्ड किए हैं, ऐसी मूवेबल एसेट्स जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए होल्ड करते हैं या आपने किसी फैमिली मेंबर के पर्सनल यूज के लिए होल्ड करते हैं, ऐसा फैमिली मेंबर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जो पर्सनल इफेक्ट्स है ये आपके कैपिटल एसेट में नहीं आएंगे। और ये पर्सनल इफेक्ट्स की कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स या वर्क ऑफ आर्ट, अगर आप ये होल्ड करते हैं तो दिस इज अ कैपिटल एसेट। दीज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। समझ आया? समझ आया? फिर आता है एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड in a rural area in India, in a rural area in India। इतना नोट कर लेंगे पहले, नेगेटिव लिस्ट इतनी नोट कर लेंगे। एग्रीकल्चरल लैंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लिया? ठीक है। अब इसमें ना हम रूरल एरिया की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, रूरल एरिया की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। रूरल एरिया में क्या आता है? रूरल एरिया बेसिकली क्या होता है? देखो, हम एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड ले रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से तो ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख से कम है, 1 लाख तक है या 1 लाख से कम, बेसिकली 1 लाख तक। ठीक है, तो इसके 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना वो रूरल एरिया नहीं होगा, इसके बाहर का एरिया जो है ना ये होगा आपका रूरल एरिया। समझ आया?
यही पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो ये जो एरिया है वो हो जाता है 6 किलोमीटर। और अगर ये पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से भी ज्यादा है तो 8 किलोमीटर का हम एरिया लेते हैं। 8 किलोमीटर का हम एरिया लेते हैं। तो अब फिर से पढ़ेंगे, जरा फिर से देखेंगे कि रूरल एरिया क्या होता है। रूरल एरिया क्या होता है? रूरल एरिया is any area which is outside the jurisdiction of a municipality or cantonment board, cantonment board having a population of 10,000 or more and also which does not fall within the distance shown above। तो देखो यहां पे ना 10,000 से ज्यादा तो आ गया, 10,000 का नहीं आया, है ना। तो इसमें देखो मैंने 10,000 की बात भी करी है। बेसिकली रूरल एरिया वो एरिया है जो आप एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड लो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, उसके बाहर का एरिया जो है वो क्या होगा, आपका रूरल एरिया होगा। अब खाली 10,000 की पॉपुलेशन है तो उसके बाहर का एरिया रूरल एरिया होगा। अब 10,000 से ज्यादा है मगर 1 लाख तक है तो उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो रूरल एरिया नहीं है। 1 लाख से ज्यादा है मगर 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो रूरल एरिया नहीं है। 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का रूरल एरिया जो है वो रूरल एरिया नहीं है। समझ आया? समझ आया? लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, स्टॉक एंड ट्रेड। किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल मूवेबल अगर आप एसेट्स होल्ड करते हो जिसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। फिर इसमें एक्सेप्शंस बताई मैंने आपको, भाई ये है तो मूवेबल एसेट्स ही मगर वो कैपिटल एसेट है। उसके बाद आपने थर्ड पढ़ा एग्रीकल्चरल लैंड के, अगर रूरल एरिया में आपके एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। रूरल एरिया क्या होता है, आइए फिर से नजर डालें। कोई भी एरिया जो एक ऐसे म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन से बाहर है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो या 10,000 हो। अब 10,000 हो तो चलो ठीक है, उसके बाहर का एरिया रूरल एरिया है, मगर अगर 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक का एरिया आपका रूरल नहीं कहलाएगा। फिर 1 लाख से ज्यादा है या 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर, 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर, ठीक है। और जो रूरल एरिया में एसेट होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती, सिंपल। तो इसका मतलब है इस 8 किलोमीटर तक के एरिया में जो कैपिटल एसेट है वो सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपकी कैपिटल एसेट होगी, ठीक है। फिर आपका आता है कुछ a few gold bonds and
स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। अब ना ये पॉइंट अभी तक है, अभी तक हटा नहीं है, मगर इस पॉइंट की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो ये याद करने वाला पॉइंट है बस। ठीक है, लिख लेंगे, बस इतनी सी बात लिख लो। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, वो कर लेते। चलिए, अब एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, फिफ्थ, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स issued under the gold deposit scheme 1999। तो अब जरा यहां तक नजर डालते हैं फिर से एक बार, अच्छा लगेगा आपको। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पे आ जाइए। 2 सबसेक्शन 14 जो है कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। कहता है कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे सर्कुलेटिंग, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इंटैंजिबल हो, क्या होती है आपकी कैपिटल एसेट। इसमें क्या इंक्लूडेड है, पहले आती है पॉजिटिव लिस्ट। इंडियन कंपनी में अगर आप कोई राइट होल्ड करते हैं तो वो आपका क्या हुआ, कैपिटल एसेट हुआ। चाहे वो मैनेजमेंट का राइट हो, कंट्रोल का राइट हो, चाहे कोई और राइट हो। असेसी कोई भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है, चाहे वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है चाहे नहीं है, वो क्या है आपका कैपिटल एसेट। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, इन सिक्योरिटीज को उन्होंने सेबी एक्ट के रेगुलेशंस के अंडर इन्वेस्ट किया है, तो ये सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट में आती है। फिर स्टॉक इन ट्रेड आ जाता है, जो कि आपका नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि कैपिटल एसेट नहीं। मगर अगर आप ये सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं तो वो इस स्टॉक इन ट्रेड की डेफिनेशन में नहीं है। यानी कि सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं, आप कौन हो, आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, आपने सेबी को फॉलो किया है बुरी तरीके से, तो ये सिक्योरिटीज तो कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं। इसके अलावा जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें आप कुछ माल बेच रहे हो, तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं। समझ रहे हो। वैसी पर्सनल इफेक्ट भी ऐसी मूवेबल एसेट्स जो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखे, अपने या फिर अपने किसी डिपेंडेंट के, कोई भी फैमिली मेंबर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसके पर्सनल यूज के लिए रखे। फॉर एग्जाम्पल वियरिंग अपैरल, फर्नीचर, तो ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है। इसकी भी एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्ट, ऑल दीज आर कैपिटल एसेट्स। फिर एग्रीकल्चरल लैंड मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है ना, समझ आ गया ना आपको। वैसे रूरल एरिया क्या होता है, कोई भी ऐसा कैंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, उसके बाहर का एरिया। अब अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो उसके बाहर का एरिया रूरल एरिया है। अब अगर 10,000 से ज्यादा है तो आप देखो कि 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख तक है, तो उसके 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, वो रूरल एरिया नहीं होगा। 2 किलोमीटर के बाहर का एरिया रूरल एरिया होगा। सिमिलरली 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है, तो 6 किलोमीटर आ जाता है। 6 किलोमीटर तक का एरिया रूरल एरिया नहीं होगा। इसके बाहर का एरिया क्या होगा, रूरल एरिया होगा। 10 लाख से भी ज्यादा है भाई, तो 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर से बाहर का एरिया क्या होगा, रूरल एरिया होगा। समझ आया। फिर कुछ गोल्ड बॉन्ड या स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये ना इसकी कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। बस ये है कि भाई आज की डेट में सेक्शन में ये चीज कैपिटल एसेट में इंक्लूडेड नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो आपने भी याद करना है। फिर आता है गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। ये आपकी नेगेटिव लिस्ट खत्म हो जाती है। अब हम कैपिटल एसेट का बाइफर्केशन समझेंगे, ठीक है।